सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के, यानी कि नया महीना स्टार्ट हो चुका है तो 1 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करना पहले तो इसे। ये इंडेक्स का प्रश्न है कि ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2024 आया है और इसमें टॉप पर कौन है। तो आंसर होगा वियना। कौन सा इंडेक्स है याद रखना, ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2024। किसने जारी किया है, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने। इसमें बताया जाता है कि रहने योग्य शहर, दुनिया में सबसे अच्छा रहने योग्य शहर कौन सा है, उसके हिसाब से ये इंडेक्स तैयार किया जाता है। तो इसमें पहले स्थान पे ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना है। लगातार तीसरी बार वो इस लिस्ट में टॉप पर है। और मैंने आपको कई बार बताया है जो वियना है वो किस नदी के किनारे स्थित है, डैन्यूब नदी के किनारे। दूसरे स्थान पे डेनमार्क की कैपिटल कोपेनहेगन है और तीसरे पे स्विट्जरलैंड का ज्यूरिख है। और सबसे लास्ट में आप देखोगे, यानी कि यूं मैं इसको कह सकता हूं कि दुनिया का सबसे कम रहने योग्य शहर, कम अच्छा रहने योग्य शहर कौन सा है। तो इसमें लास्ट पे यानी कि 173 नंबर पे है। तो सीरिया की जो कैपिटल है डेमास्कस, उसको लास्ट पे रखा है। अब आप पूछोगे कि भारतीय का कोई शहर है क्या इस लिस्ट में और कौन से स्थान पर है। तो देखो, कल ही ये शाम को इंडेक्स आया है और जितने भी आर्टिकल में ये इंडेक्स बताया गया उसमें स्टार्टिंग के टॉप 10 और लास्ट के 10 जो सिटीज हैं वो बताए गए। उसकी बीच की रैंकिंग कहीं पे शो हो नहीं रही है। तो इंडिया का कोई शहर कौन से स्थान पर है ये कहीं पे शो नहीं किया गया अभी, लेकिन जैसे ही एक आध दिन में मुझे पता चलता है तो मैं आपको बीच में अपडेट दे दूंगा। तो अभी आप याद रख लें, इसमें टॉप पर कौन है, ऑस्ट्रिया का वियना है। और इंडेक्स वाला, सूचकांक वाला प्रश्न आ गया। चलो 2024 के सारे इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस सूचकांक में आपको रिवाइज कराता हूं। तो इस साल का जो पहला इंडेक्स था वो था करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2023। उसमें भारत 93 नंबर पर है, टॉप पे डेनमार्क है। इसको जारी किया था ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने। फिर स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 आया था, इसमें भी ये कुछ पॉइंट्स हमें पढ़ने हैं। सबसे पहला तो ये आता है सबसे शहर कौन सा रहा, तो 2 हैं, इंदौर और सूरत। 1 लाख से कम आबादी में महाराष्ट्र का सासवद टॉप पे था। सबसे स्वच्छ छावनी बोर्ड में मध्य प्रदेश का मऊ छावनी बोर्ड था। राज्यों में महाराष्ट्र टॉप पे था। सबसे स्वच्छ गंगा शहर में वाराणसी और प्रयागराज था। और सफाई मित्र शहर ये चंडीगढ़ था। और पहली बार जो हिम तेंदुआ रिपोर्ट 2024 आई थी, इसमें 3 पॉइंट याद रखने हैं कि टोटल भारत में हिम तेंदुए स्नो लेपर्ड कितने हैं, 718 हैं। सबसे ज्यादा लद्दाख में है 477 और सबसे कम जम्मू कश्मीर में है 9। एक लोकतंत्र सूचकांक आया, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने इसको जारी किया। भारत 41 पे है, टॉप पे नॉर्वे है। वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 आया, भारत 42 पे है, टॉप पे अमेरिका है। जारी किया यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने। लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 आया, भारत 108वें स्थान पर है, टॉप पे डेनमार्क है। और मानव विकास सूचकांक 2022 ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2022 आया, भारत 134 पर है, टॉप पे स्विट्जरलैंड है। दोनों इंडेक्सेस को जारी किया था यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने। वर्ल्ड हाई थी, भारत 126वें स्थान पर है, टॉप पे फिनलैंड है। जारी किया यूनाइटेड नेशन ने। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स आया, भारत चौथे स्थान पर है और टॉप पे अमेरिका है, फिर रशिया, चाइना और भारत चौथे पे है। बिजनेस एनवायरनमेंट रैंकिंग 2024 आई, भारत 51 पे है, टॉप पे सिंगापुर है। जारी किया इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 आया, भारत तीसरे स्थान पर है, टॉप पे अमेरिका है। जारी किया हुरुन ने। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ई मार्केट प्लेस बन गया भारत का गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, टॉप पे साउथ कोरिया का है। अभी साइबर क्राइम इंडेक्स आया था, भारत 10वें स्थान पर है, टॉप पे रशिया रहा। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक यानी कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स आया, भारत 159 पर है, टॉप पे नॉर्वे है। जारी कौन करता है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। एक ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 आया, भारत 39 पे है, टॉप पे अमेरिका है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जारी किया। ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 आया, तो इसमें भारत में तो दिल्ली टॉप पर है, दिल्ली विश्व में यानी कि इस लिस्ट में 350वें स्थान पर है, टॉप पे न्यूयॉर्क है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक ग्लोबल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024, भारत 176 पे है, टॉप पे एस्टोनिया है। येल यूनिवर्सिटी ने जारी किया। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 आया, भारत 129 पे है, टॉप पे आइसलैंड है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जारी किया। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024, भारत 116वें स्थान पर है, टॉप पे आइसलैंड है। इसको इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस ने जारी किया। अभी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स आया, भारत 63 पे है, स्वीडन टॉप पे है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जारी किया। अभी वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2024 आई थी, जिसमें भारत 15वें स्थान पे था, टॉप पे अमेरिका था। इसको अंकटाड ने जारी किया था। मतलब इसमें बताया गया था कि 2023 में एफडीआई पाने में भारत 15वें स्थान पर है पूरी दुनिया में। कितना एफडीआई आया, $28 बिलियन आया था। और अभी लेटेस्ट हमने पढ़ा था सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2024 आई, जिसमें भारत 109वें स्थान पर है, टॉप पे फिनलैंड है। इसको जारी किया था यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क ने।
तो यहाँ पे ये 2024 के जो भी इंपॉर्टेंट सूचकांक इंडेक्सेस थे वो मैंने आपको एक साथ रिवाइज करा दिए हैं। अगर आप में से कोई वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आपको हो सकता है आपको लगेगा कि इतना सारा करंट अफेयर्स कैसे याद होगा, क्योंकि जो नए स्टूडेंट्स जुड़ते हैं वो ये कमेंट जरूर करते हैं जब मैं आपको ये रिवाइज कराता हूँ इतना सारा। लेकिन जो हमारे रेगुलर स्टूडेंट्स हैं वो ये कमेंट नहीं करते, क्योंकि ये चीजें आपको एक बार में याद नहीं करनी है और ये एकदम से नहीं आई है। अगर आप स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं तो पहले एक पॉइंट आया था, फिर दूसरा पॉइंट आया, फिर तीसरा पॉइंट आया, और इस तरह से एक एक करके ये सारे पॉइंट जुड़ते गए और आज यहां तक हम पहुंच गए। और इसी तरह से आगे बढ़ते जाएंगे। अब जैसे ये आज इंडेक्स है वो इसमें मैं ऐड कर दूंगा, और जब भी इंडेक्स वाला अगला प्रश्न आएगा तो फिर से ये पॉइंट रिवाइज कराऊंगा मैं। तो आप देखो, जो पहला वाला पॉइंट जुड़ा था उस पॉइंट को हमने सबसे ज्यादा बार रिवाइज किया है, और उसके बाद ऐसे ही हमने सारे पॉइंट्स को रिवाइज किया, और इस तरह से अब ये चीजें आपको याद लगी होंगी। तो कंडीशन क्या है, करना क्या है? पहली चीज तो आपको रेगुलर रहना है करंट अफेयर्स की क्लास में, चाहे कैसे भी आपको टाइम मैनेज करना है, लेकिन रेगुलर आपको क्लास अटेंड करनी है। चाहे सुबह करो, शाम को करो, दूसरे दिन करो, वो आपके अनुसार। और जब भी मैं चीजों को रिवाइज कराता हूं तो मेरे साथ साथ बोलना है ताकि चीजें आपको याद रहे। और अगर सेशन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना है, और दोस्तों के साथ में प्लीज वीडियो को शेयर जरूर करना। चलो फिर अभी अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में जंगल की आग का पता लगाने के लिए पहला उन्नत एआई सिस्टम ये कहां पे लॉन्च हुआ? तो आंसर होगा पेंच टाइगर रिजर्व में। तो अभी पेंच टाइगर रिजर्व ने जंगल की आग का शीघ्र पता लगाने के लिए एक उन्नत एआई प्रणाली शुरू की है। अब ये पेंच टाइगर रिजर्व कहां पर है? तो ये दो राज्यों में आता है, महाराष्ट्र में और मध्य प्रदेश में। और इस प्रणाली में, इस सिस्टम में एक हाई रेजोल्यूशन PTZ कैमरा होगा। PTZ मतलब हो गया पेन टिल्ट जूम, मतलब इसका जूमिंग जो फंक्शन है, कैमरा को जो जूम करते हैं वो इतना अच्छा है कि आप 15 किलोमीटर दूरी तक बिल्कुल साफ देख सकते हो। और इस एआई सिस्टम का नाम क्या रखा है? पेंटेरा। ये 3 मिनट के भीतर आग की चेतावनी दे देगा। और कई बार हम लोग पढ़ते हैं कि जंगलों में आग लग जाती है मानवीय गलती के कारण, या फिर गर्मी के कारण, या कोई शॉर्ट सर्किट हो जाए, किसी भी कारण से आग लगती है। आग तो एक छोटे से एरिया से शुरू होती है लेकिन पूरे जंगल में तबाही मचा देती है। कई जानवर मारे जाते हैं। सबसे बड़ा हमारा जो एनवायरनमेंट है वो पॉल्यूटेड हो जाता है। तो अभी इसको यहाँ पे शुरू किया गया है, तो ये उसको कंट्रोल करने में, उसकी चेतावनी देने में हमारी मदद करेगा, ताकि आग लगने के शुरुआत में ही हमें सूचना मिल जाए और हम उस पर काबू पा सकें। और अगर ये सिस्टम यहाँ पे सफल रहता है तो फिर बाकी और जगह भी इसको यूज किया जाएगा। तो अभी तो आपसे प्रश्न पूछेंगे कि जंगल की आग का पता लगाने के लिए जो पहला एआई उन्नत सिस्टम है ये कहां पे लॉन्च हुआ? तो पेंच टाइगर रिजर्व में। अच्छा, पेंच टाइगर रिजर्व से एक और प्रश्न करंट अफेयर्स का याद रखना कि देश का पहला डार्क स्काई पार्क ये बनेगा पेंच टाइगर रिजर्व में ही। अभी कल ही हमने पढ़ा था भारत की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी का उद्घाटन कहां पे किया गया? कर्नाटक में, जो बन्नेरघट्टा बायोस्फीयर रिजर्व है वहां पे। अच्छा, टाइगर रिजर्व से आप तो ये बता दो भारत का सबसे नवीनतम टाइगर रिजर्व कौन सा है और कौन से नंबर का है? तो याद रखना 55वां है, 55 नंबर का है, धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व है जो राजस्थान में मिलेगा। उससे पहले 54 नंबर का बना था वेरवती टाइगर रिजर्व जो कि मध्य प्रदेश में है। लेकिन अगर मैं कहूं कि हमारा जो पहला टाइगर रिजर्व था वो कौन सा था, तो वो बांदीपुर टाइगर रिजर्व था जो कि कर्नाटक में आपको मिलेगा। वैसे टाइगर प्रोजेक्ट कब लॉन्च हुआ था? 1973 में। अच्छा, ये तो स्टैटिक मैंने आपको बता दी इस प्रश्न से रिलेटेड, लेकिन यहाँ पे बात हुई है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। और आप देख रहे होंगे बहुत दिनों से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हमने प्रश्न रिवाइज नहीं किया, तो आज मौका मिला है। तो चलो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित अभी तक जितने भी प्रश्न हमने करंट अफेयर्स में पढ़े वो सारे मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। आप सबको याद होंगे, लेकिन भूल चुके होंगे, तो मेरे साथ साथ बोलना, आपका रिविजन होगा। तो देखो, अगर पूछे भारत में विश्व के पहले एआई संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम को लॉन्च किया गया था जिसका नाम क्या है? इंद्रजाल है। खुफिया जानकारी एकत्र करने के लिए एआई आधारित ओरोन विमान को किसने लॉन्च किया था? इजराइल ने। फिर पूछ रहे हैं भारत का पहला एआई स्कूल ये तिरुवनंतपुरम में बना है और उसका नाम है शांतिगिरी विद्या भवन। मध्य प्रदेश ने जस्ट आस्क नाम से एआई चैटबॉट लॉन्च किया था। और मेटा जिसे आप पहले फेसबुक कहते थे, तो इसने माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर के एआई आधारित एक भाषा मॉडल लॉन्च किया था जिसका नाम है लामा 2। बताओ किस राज्य ने एआई आधारित न्यूज एंकर लिसा को लॉन्च किया था? तो उड़ीसा ने। एलन मस्क ने एआई आधारित स्टार्टअप XAI को लॉन्च किया था ओपन एआई को काउंटर करने के लिए। और किस यूनियन टेरिटरी ने भारत का पहला टेलीमानस चैटबॉट लॉन्च किया? तो जम्मू कश्मीर ने। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने सर्वाधिक एआई निवेश वाले देशों की सूची जारी की थी, उसमें भारत 5वें स्थान पर है। फिर बताओ किसने ग्रामीण भारत के लिए एआई चैटबॉट जुगलबंदी लॉन्च किया? तो माइक्रोसॉफ्ट ने।
और जनरेटिव एआई प्लेटफॉर्म टोपाज को लॉन्च किया था इन्फोसिस ने। जो ओपन एआई अमेरिका की कंपनी, इसने माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर के चैट जीपीटी को लॉन्च किया था। जीपीटी का मतलब होता है जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर। और रशिया का जो साइबर बैंक है उसने गीगा चैट लॉन्च किया था। गूगल ने एआई चैटबॉट जो लॉन्च किया था उसका नाम बार्ड रखा था, बाद में इसका नाम जेमिनी एआई कर दिया था। एआई का गॉडफादर जेफरी हिंटन को कहते हैं। और एआई सुरक्षा पर जो पहला शिखर सम्मेलन हुआ था 2023 में, वो यूके के ब्लेचले में हुआ था। अब आपके लिए होमवर्क प्रश्न ये है, अभी 2024 में इसका दूसरा समिट हो चुका है, बताएंगे कहां पे हुआ है। बड़ा सिंपल प्रश्न पूछा है मैंने आपसे, लेकिन इंपॉर्टेंट है। फिर बताओ किस एआई ने पीएम मोदी के भाषणों का तमिल में अनुवाद किया था? तो भाषिणी एआई ने। सुप्रीम कोर्ट ने भी एआई आधारित क्षेत्रीय भाषा अनुवाद उपकरण को लॉन्च किया था, उसका नाम सुभाष है। ओला ने भारत का पहला एआई मॉडल लॉन्च किया था जिसका नाम कृत्रिम है। याद रखना, कृत्रिम जो है ये भारत का पहला एआई यूनिकॉर्न भी है। और अगर पूछे दुनिया की पहली एआई रोबोट एक कंपनी में सीईओ बनी थी, उसका नाम क्या है? मिका है। और उस कंपनी का नाम क्या है? डिक्टेड। और उस कंपनी का नाम है, उस रोबोट को हैंसन नाम की कंपनी ने बनाया। और किसने एआई ओडिसी प्रोग्राम को लॉन्च किया था? तो माइक्रोसॉफ्ट ने। अच्छा, शिक्षा में बहुभाषावाद को बढ़ावा देने के लिए किस नाम से एआई आधारित एक ऐप लॉन्च किया? तो आंसर होगा अनुवादिनी। भारत की पहली एआई सिटी कौन सी बनेगी? लखनऊ। देश का पहला एआई पार्क, आर्ट पार्क कहां पे लॉन्च हुआ? बंगलुरु में। एआई एंड नेशनल सिक्योरिटी ये बुक है और इसको लिखा है विजय खरे और अमित सिन्हा ने। भारत की पहली एआई टीचर आइरिस है। और रिलायंस, इसने हनुमान नाम से एआई चैटबॉट लॉन्च किया। दुनिया का पहला एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर डेविन है, इसे किस कंपनी ने बनाया? अमेरिका की एक कॉग्निशन नाम की कंपनी है। उसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट और ओपन एआई ने साथ में मिलकर के एआई सुपर कंप्यूटर लॉन्च करने की घोषणा की, इसका नाम स्टारगेट है। एक और बुक पढ़ी थी हमने, कोड डिपेंडेंट लिविंग इन द शेडो ऑफ एआई। इस बुक को मधुमिता मुर्गिया ने लिखा है। और किस राज्य ने एआई केंद्र स्थापित करने के लिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ समझौता किया? तो कर्नाटक। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट दुबई में भारत ने एआई पावर्ड सड़क सुरक्षा के लिए नवा गवर्नमेंट पुरस्कार जीता, ये भी याद रखना। एआई में भारतीय स्टार्टअप को सशक्त बनाने के लिए IMPEL एआई प्रोग्राम लॉन्च किसने किया था? माइक्रोसॉफ्ट ने। जिनी एआई प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया था गूगल ने। भारत की पहली एआई फिल्म इराह है। WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने किस नाम से अपना पहला एआई पावर्ड डिजिटल हेल्थ प्रमोटर लॉन्च किया? तो सारा। भारत की पहली एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर देविका है। दुनिया की पहली एआई स्पोक पर्सन यानी कि प्रवक्ता लॉन्च की थी यूक्रेन ने, जिसका नाम विक्टोरिया शी है। तो यहाँ पे लगभग मैंने आपको 35 प्लस एआई से संबंधित प्रश्न रिवाइज करवाए हैं, तो ध्यान रखना इनको, सभी इंपॉर्टेंट। फिर आपसे पूछ रहे हैं कि इसरो ये किस मिशन के तहत चंद्रयान 4 को लॉन्च करेगा? तो आंसर होगा स्पेडेक्स मिशन। तो इसरो स्पेडेक्स मिशन के तहत चंद्रयान 4 को लॉन्च करेगा। इन्होंने कहा ये 2028 तक इसे लॉन्च कर सकते हैं। और इसकी खास बात ये होगी कि इसे 2 हिस्सों में लॉन्च करेंगे, क्योंकि ये बहुत भारी होगा और हमारे पास कोई भी ऐसा रॉकेट नहीं है जो इतने भारी यान को एक साथ ले जा सके, इसीलिए इसको 2 हिस्सों में भेजा जाएगा। फिर अंतरिक्ष में ही इन दोनों हिस्सों को जोड़कर चंद्रयान 4 को पूरा बनाया जाएगा और फिर इसके बाद इसे चांद पर भेजेंगे ताकि ये चांद से मिट्टी के सैंपल लेकर के आ सके। और इन्होंने कहा कि यही तरीका हम स्पेस स्टेशन बनाने में भी इस्तेमाल करेंगे। उसके हिस्सों को टुकड़ों में अंतरिक्ष में भेजेंगे और वहां पे जाकर के अंतरिक्ष में ही उसे जोड़ लेंगे। और हमारे जो स्पेस स्टेशन का नाम होगा वो भी इन्होंने बताया है भारत अंतरिक्ष स्टेशन। अच्छा, मैंने इस मिशन का नाम बोला था स्पेडेक्स, इसका फुल फॉर्म भी है स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट। डॉकिंग का मतलब होता है जोड़ने की क्षमता। जैसे हम खुद का स्पेस स्टेशन कब तक बना रहे हैं, क्या लक्ष्य है, टारगेट क्या है, 2035 है। और इंसानों को चांद पर भेजने का हमारा लक्ष्य है 2040। अभी आपको पता है जो चाइना है ये चांद के अंधेरे हिस्से से सैंपल लेकर के आने वाला, पृथ्वी पर वापस लेकर के आने वाला पहला देश बना दुनिया का। इसके लिए इसने कौन सा मिशन लॉन्च किया था? चांग-E 6। ये मैं आपको बता चुका हूं कई बार। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि अभी कुछ दिन पहले ही हमने पढ़ा था चंद्रयान 1 के जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे उनका निधन हो गया, तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न मार्क करवाया था मैंने आपको। नाम क्या है उनका? श्रीनिवास हेगड़े उनका नाम है। और पूछूं चंद्रयान जो अभी 3 लॉन्च किया था उसमें प्रोजेक्ट डायरेक्टर का नाम क्या है? ये प्रश्न एग्जाम में आ चुका है ऑलरेडी। चलो मैं चंद्रयान 3 के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही आपको रिवाइज करा देता हूं एक साथ। जैसे कि चंद्रयान 3 को हमने कब लॉन्च किया था? 14 जुलाई को। कब पहुंचा था ये वहां पे? 23 अगस्त को। इसीलिए तो 23 अगस्त को हम नेशनल स्पेस डे के रूप में मना रहे हैं। कहां से लॉन्च किया था? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से।
किस रॉकेट से LV-M3M4 जैसे बाहुबलिया फेट बॉय भी कहते हैं। इसमें जो लैंडर गया उसका नाम विक्रम है, रोवर का नाम प्रज्ञान है। प्रोजेक्ट डायरेक्टर का नाम पूछा है देखो एग्जाम में, ये देखो इन बच्ची ने बताया कि प्रोजेक्ट डायरेक्टर का नाम इनके एग्जाम में आया, और इन स्टूडेंट ने बताया था कि लॉन्चिंग डेट पूछा गया था। तो प्रोजेक्ट डायरेक्टर P वीर मुथुवेल है, और जहां पे जिस पॉइंट पे ये लैंड किया था ना उसको भी नाम दिया हमने शिव शक्ति। तो ये भी आप ध्यान, क्योंकि हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। बाकी इसरो की बात करते हैं। तो इसरो की बात करें, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन तो फुल फॉर्म हो गई। स्थापना होती है 1969 में, हेडक्वार्टर बंगलुरु में है। अध्यक्ष हैं S सोमनाथ। इनकी अभी ऑटोबायोग्राफी आई थी, उसका नाम नीलावु कुदिचा सिम्हांगल है। अभी आपने पढ़ा होगा, KPP नाम्बियार पुरस्कार भी मिला था इनको। मोटो होता है इसरो का, स्पेस टेक्नोलॉजी इज इन सर्विस ऑफ ह्यूमन काइंड। अभी इसरो को चंद्रयान 3 के लिए ही ये 3 पुरस्कार भी मिले थे, मैंने लिख दिए हैं, आप देख लो। एविएशन वीक लॉरेट्स अवार्ड, लीफ एरिक्सन पुरस्कार और जॉन एल जैक स्विगर्ट जूनियर पुरस्कार। तो ध्यान रखना ये। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस 2024 ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 30 जून को। तो हर साल 30 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंटरिज्म के रूप में मनाया जाता है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस के रूप में। थीम क्या है? संसदीय कूटनीति, शांति और समझौते के लिए पुल बनाना। वैसे 30 जून को एक और दिवस होता है, अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस, इंटरनेशनल एस्टेरॉइड डे। पहली बार इसे 2017 में मनाया गया था। एस्टेरॉइड्स, ये जो क्षुद्र ग्रह की जो बेल्ट है वो किन ग्रहों के बीच में पाई जाती है? ये प्रश्न आता है एग्जाम में। मंगल और बृहस्पति के बीच में, यानी कि मार्स और जुपिटर के बीच में। अच्छा, संसद की बात है तो एक प्रश्न आपके मन में आएगा कि संसद का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो मैंने एक नाम याद करवाया आपको, सरला, स से संसद आर्टिकल 79, र से राज्यसभा आर्टिकल 80 और ल से लोकसभा आर्टिकल 81। ऐसे याद रखो, याद रहेगा। और अभी कुछ ही दिनों में यहाँ से हमने 3 महत्वपूर्ण अपॉइंटमेंट देखे थे कि 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर बने थे भर्तृहरि मेहताब, फिर परमानेंट स्पीकर आ गए ओम बिरला, लगातार दूसरी बार स्पीकर बने हैं, और स्पीकर पद पर आने वाले वैसे ये 17वें व्यक्ति हैं। और राज्यसभा में भी सदन के नेता बने थे JP नड्डा, जिनके पास कौन सा मंत्रालय है? हेल्थ मिनिस्ट्री और केमिकल और फर्टिलाइजर मंत्रालय है। तो यह आप ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर पूछ रहे हैं कि दुनिया का पहला देश जिसने पशुधन उत्सर्जन कार्बन टैक्स लगाने की घोषणा की है वो कौन सा है? तो आंसर होगा डेनमार्क। तो अभी डेनमार्क सरकार ने 2030 से गायों, भेड़ों और सुअरों के द्वारा उत्सर्जित ग्रीन हाउस गैसों पर टैक्स लगाने की घोषणा की है, और इस तरह से आप कह सकते हो डेनमार्क पशुधन उत्सर्जन कार्बन टैक्स लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। इन्होंने कहा कि किसानों को प्रति गाय 672 करोड़, भारतीय रुपये में बात करेंगे तो लगभग होता है ये 8016 रुपए सालाना इनको टैक्स के रूप में देना होगा पर काव, प्रति गाय। और सरकार का कार्बन टैक्स लगाने का मकसद क्या है? ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को 1990 के स्तर से 70% कम करना। एक रिपोर्ट के अनुसार बताया गया कि एक गाय प्रति वर्ष 200 किलोग्राम तक मीथेन गैस उत्पन्न कर सकती है, जो कि सेहत के लिए बहुत हानिकारक होती है। ये जो मीथेन गैस है ये पशुओं के द्वारा पाचन और गोबर के माध्यम से उत्सर्जित होती है। और यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने एक डेटा जारी किया था, उसमें बताया था कि पशुओं से जो मीथेन का उत्सर्जन होता है वो मानव द्वारा उत्सर्जन की गई मीथेन का 32% होता है। तो अभी सिंपल सा याद रखेंगे, दुनिया का पहला देश जिसने पशुधन उत्सर्जन कार्बन टैक्स लगाने की घोषणा की तो डेनमार्क है वो। डेनमार्क ले चलता हूं मैं आपको, ये रहा मैप में डेनमार्क। कैपिटल इसकी कोपेनहेगन है, ये यूरोपीय देश है, और इसकी करेंसी होती है डेनिश क्रोन। और यहाँ की प्रधानमंत्री कौन है? मेटे फ्रेडरिक्सन है। वैसे हमारा नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य क्या है? तो हमारा तो 2070 का है, ये आपको याद ही होगा। अभी अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में यूरोपीय संघ का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा उर्सुला वॉन डेर लेयन को। आप जानते हो यूरोपियन यूनियन की अभी वर्तमान में प्रेसिडेंट यही है, लेकिन अभी इन्हें एक बार फिर से एक और कार्यकाल के लिए चुन लिया गया है यूरोपीय संघ, यूरोपियन यूनियन के प्रेसिडेंट के रूप में। अच्छा, ये पूछा अगर आपसे जाए ये किस देश से बिलोंग करती हैं? तो आंसर होगा जर्मनी, क्योंकि इस तरह के प्रश्न आजकल काफी आ रहे हैं, देश पूछ रहे हैं, कंट्री पूछ रहे हैं, तो याद रखना ये जर्मनी से हैं। अब जर्मनी से एक प्रश्न मुझे अवार्ड से याद आ रहा है, अभी बुकर पुरस्कार जो 2024 का है वो एक जर्मनी की लेखिका ने जीता है। चलिए फिर यही आपका आज का होमवर्क प्रश्न होता है, उन लेखिका का नाम बताइएगा और उनके उपन्यास का नाम, नोवेल का नाम बताइएगा। बाकी अभी हमने कल ही पढ़ा था, ये जो एंटोनिया कोस्टा हैं
ये पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री हैं और अभी इनको क्या बनाया गया है, यूरोपीय परिषद, यूरोपियन काउंसिल का नया प्रेसिडेंट बनाया गया है। ये किनका स्थान ले रहे हैं, चार्ल्स मिशेल का, जो कि बेल्जियम के हैं। और ये जो रॉबर्ट मेटासोला है ना, इनका नाम भी याद रखना, यूरोपियन पार्लियामेंट के ये प्रेसिडेंट हैं। एक बार फिर से यूरोपियन यूनियन के बारे में आपको बता दूं, ये जो यूरोपियन यूनियन है ये 1993 में मॉस्ट्रिच संधि के द्वारा अस्तित्व में लाया गया था। इसमें वर्तमान में कितने सदस्य देश हैं, 27 हैं। कौन अलग हो गया, जो ब्रिटेन है वो अलग हो चुका है। इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल बेल्जियम में है और प्रेसिडेंट हमने देख ही लिया, उर्सुला वॉन डेर लेyen। अब आप लोगों से एक और प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये भी करंट अफेयर्स का प्रश्न है, ध्यान से सुनना, कि यूरो करेंसी को अपनाने वाला जो 20वां नवीनतम देश है वो कौन सा बना था, बताइए आप लोग। हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी किस मंत्रालय ने यशस्विनी पहल शुरू की है, तो आंसर होगा एमएसएमई मंत्रालय ने। तो अभी एमएसएमई मंत्रालय ने महिलाओं के लिए ये यशस्विनी नाम से एक पहल शुरू की है। इस योजना का मकसद है महिलाओं के जो छोटे छोटे व्यवसाय होते हैं उनको सही तरह से रजिस्टर करना, उन्हें ऑर्गेनाइज करना और उन्हें क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण, सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करना। वैसे एमएसएमई मंत्री कौन है, जीतन राम मांझी हैं। कैबिनेट मंत्रालय का भी ट्रिकी वीडियो मैं आपको बना करके दे चुका हूं। तो एमएसएमई मंत्री जीतन राम मांझी हैं। अच्छा, इसके अलावा अभी एमएसएमई मंत्रालय ने एक और योजना शुरू की है जिसका नाम है एमएसएमई टीम योजना। क्या होगा इसमें, तो जो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम है उनको सशक्त बनाने के लिए 5 लाख उद्यमों को ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स पर लाया जाएगा, जिससे आगे चलकर गवर्नमेंट के द्वारा इनको वित्तीय सहायता दी जा सके, उनको आगे बढ़ाने में जो भी मदद सरकार कर सकती है वो की जा सके। तो एक तो यशस्वी पहल हो गई और एक ये एमएसएमई टीम योजना इन्होंने शुरू की है एमएसएमई मंत्रालय ने। मंत्री का नाम मैंने आपको बता दिया, जीतन राम मांझी है। और एमएसएमई डे अभी हमने कब मनाया था, 27 जून को, ये भी याद रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में फ्रांस की थेल्स कंपनी ने भारत में 70 mm रॉकेट बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया है, तो आंसर होगा अडानी के साथ। तो जो अडानी ग्रुप की अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस कंपनी है वो इंडियन एयरफोर्स के जो रुद्र और प्रचंड हेलीकॉप्टर है उनके लिए 70 mm रॉकेट बनाएगी और कंपनी ने इसके लिए फ्रांस के थेल्स ग्रुप के साथ समझौता किया है। दोनों ग्रुपों के बीच ये समझौता मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत हुआ है। देखो, मैंने 2 हेलीकॉप्टर बोले, रुद्र और प्रचंड, तो दोनों की बात कर ले। दोनों को वैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने बनाया है। तो रुद्र जो है ये एक एडवांस्ड या यूं कहूं कि आर्म्ड लाइट हेलीकॉप्टर है। आप कह सकते हो कि ये जो ध्रुव हेलीकॉप्टर है ना उसका आर्म्ड वर्जन है। आर्म्ड वर्जन मतलब ये हथियारों से लैस है। और प्रचंड हेलीकॉप्टर की बात करें, और अगर प्रचंड हेलीकॉप्टर की बात करें तो ये लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर यानी कि हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। और आप कह सकते हो ये दुनिया का एकमात्र लड़ाकू हेलीकॉप्टर है जो 5000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ान भर सकता है। और इतना ही नहीं, प्रचंड जो है ये भारी मात्रा में हथियार और ईंधन भी ले जा सकता है। और अभी इन्हीं के लिए 70 mm रॉकेट बनाने के लिए अभी फ्रांस की जो थेल्स कंपनी है उसने समझौता किया है अडानी डिफेंस के साथ में। अच्छा, अडानी डिफेंस से 2 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्न मैं आपको और बता रहा हूं कि अभी अडानी डिफेंस, चलो पहले आप कोशिश करो आंसर देने की कि अडानी डिफेंस ये कहां पर दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी गोला बारूद और मिसाइल निर्माण फैक्ट्री लगाएगा, तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश के कानपुर में। फिर पूछ रहे हैं अभी हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने T20 इंटरनेशनल से संन्यास ले लिया है, तो इसका उत्तर होगा इन तीनों ने, विराट कोहली, उसके बाद रोहित शर्मा ने लिया और उसके बाद इनको देखते हुए रविंद्र जडेजा ने भी। अभी हमने कल ही पढ़ा था आईसीसी T20 मेंस वर्ल्ड कप 2024, भारत ने इसको जीत लिया है। बाकी इसके बारे में डिटेल में मैं आपको जो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स प्रश्न बन सकते हैं वो सारे मैंने आपको कल के वीडियो में बता दिए। और पूरे यूट्यूब पर इससे शॉर्ट वीडियो आपको और इससे बेस्ट वीडियो आपको नहीं मिल सकता आईसीसी T20 मेंस वर्ल्ड कप 2024 का, क्योंकि उसमें मैंने वही कंटेंट कंसिडर किया जो एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। वैसे वीडियो को बहुत सी जगह देखोगे आप, वीडियो को लंबा करने के लिए, देख लेना, देखा होगा आपने, वीडियो को लंबा करने के लिए उसमें फालतू की चीजें जोड़ दी जाती है, लेकिन मैंने आपको मुश्किल से 3 मिनट में सारे फैक्ट्स इंपॉर्टेंट जो भी बनते हैं वो सारे आपको बता दिए थे। और उसी वीडियो में से वो 3 मिनट का पार्ट निकाल के मैंने अलग से भी डाल दिया था, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट अगर ऐसे हों कि केवल उसी के सर्च कर रहे हो या उसी को देखना चाहते हो तो वो देख सकें। तो आपने भी नहीं देखा तो वो देख लेना, क्योंकि एग्जाम में जाने से पहले ये शॉर्ट चीजें ही, ये शॉर्ट नोट्स ही आपके काम आते हैं, वो लंबे लंबे लेंदी वीडियो काम नहीं आते।
उससे आपका फायदा नहीं है, उससे उन यूट्यूबर्स का फायदा है जो ऐसे लंबे लंबे वीडियो बना रहे हैं। आपके काम यही आने वाला है। और अगर मैं पूछूं भारत ने किसको हराया, आप सब कह दोगे साउथ अफ्रीका ने। तो तीनों के नाम याद रखना, तीन तो ये भारतीय हैं, विराट कोहली, रोहित शर्मा और रविंद्र जडेजा, जिन्होंने T20 इंटरनेशनल से संन्यास लिया है। वैसे हमने पढ़ा था जब ये मैच चल रहे थे, तो एक तो ऑस्ट्रेलिया के डेविड वार्नर ने भी अभी इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया, और इसी तरह से न्यूजीलैंड के ट्रेंट बोल्ट ने भी इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया। ये दो नाम और याद रखना। वैसे इनके नाम करंट अफेयर्स की क्लासेस में हम पढ़ चुके हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे एक साथ बता दिया आपको। अभी हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे, अभी हाल ही में भारत ने संयुक्त राष्ट्र में हिंदी को बढ़ावा देने के लिए कितने का योगदान दिया है? तो आंसर होगा $1.169 मिलियन। तो अभी भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र में हिंदी के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए हिंदी @UN परियोजना के लिए $1.169 मिलियन का योगदान दिया है। इसका उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र के हिंदी भाषी में जनसंपर्क को बढ़ावा देना, साथ ही वैश्विक मुद्दों के बारे में लाखों हिंदी भाषी लोगों के बीच अधिक जागरूकता फैलाना। यूनाइटेड नेशन की बात करें, संयुक्त राष्ट्र की तो स्थापना होती है 24 अक्टूबर 1945 में। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है और इसके जो हेड हैं वो हैं एंटोनियो गुतेरेस, जो किस देश से हैं? पुर्तगाल से हैं। तो गाइज ये था आज का आपका करंट अफेयर्स का सेशन। प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा। अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को अभी तक लाइक नहीं करा तो लाइक कर देना, भूल जाते हो आप लोग इसलिए मैं याद दिला देता हूँ। और दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में एक बार शेयर जरूर कीजिएगा प्लीज। चलिए अभी आपको कल के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन कराते हैं और फिर हम सेशन करते हैं। तो यहाँ पे हम 30 जून के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन कर रहे हैं। तो पहला प्रश्न पूछा था, ICC T20 मेंस वर्ल्ड कप 2024 का खिताब किसने जीता? भारत ने साउथ अफ्रीका को हराया। फिर पूछा भी 12वां विश्व हिंदी सम्मान किसे मिला? डॉक्टर उषा ठाकुर को। फिर पूछा शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन शिखर सम्मेलन में भारत को कौन रिप्रेजेंट कर रहे हैं? हमारे जो विदेश मंत्री हैं सुब्रमण्यम जयशंकर। और कहाँ पे हो रहा है ये? कजाकिस्तान की कैपिटल अस्ताना में। फिर पूछा यूरोपीय संघ की यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष कौन बने? एंटोनियो कोस्टा। फिर पूछा भी किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री बहन बेटी स्वावलंबन योजना शुरू की? झारखंड। फिर पूछा भारत की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी का उद्घाटन किया गया? कर्नाटक में। फिर पूछा दक्षिण कोरिया, अमेरिका और किस देश ने मिलकर के पहली बार फ्रीडम एज एक्सरसाइज किया? तो जापान भी है इसमें। दक्षिण कोरिया, साउथ कोरिया, अमेरिका और जापान। फिर पूछा 2025 में बिहार के किस शहर को राजस्व जिला बनाने की घोषणा की गई? बगहा। फिर पूछा फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के टॉप 5 ग्रुप में कौन सा देश शामिल हुआ? तो आंसर होगा भारत। और आखिरी प्रश्न पूछा कि अंतरराष्ट्रीय उष्ण कटिबंधीय दिवस कब मनाया? तो आंसर होगा 29 जून को, इंटरनेशनल डे ऑफ ट्रॉपिक्स। चलो अभी कल का होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल की वीडियो में आपसे पूछा था ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर बुक कवर पुरस्कार 2024 से किससे सम्मानित किया गया था? तो आंसर होगा भावी मेहता को। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।